दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया के लास्ट सेशन में हम कॉम्प्लेक्स पावर के कंसेप्ट को समझ रहे थे और उससे पहले हमने देखा कि अगर सोर्सेज के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाते हैं तो किस तरह से हम इनपुट पावर फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। आज का जो एपिसोड है इसमें हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करेंगे और पावर फैक्टर से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम से शुरुआत कर रहा हूं और प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में कुछ लोड्स लगे हुए हैं, जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने करवाया था। तो उसी से रिलेटेड पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि जब भी आपको टोटल एक्टिव या टोटल रिएक्टिव निकालनी है तो आप उनका एल्जेब्राइक सम ले सकते हो, बट टोटल अपेरेंट का एल्जेब्राइक सम नहीं ले सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल लोड्स की अपेरेंट पावर पता है कि कितनी कितनी अपेरेंट पावर ले रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि उन अपेरेंट पावर को एल्जेब्राइक ऐड करके मैं सोर्स की अपेरेंट निकाल सकता हूँ, ये नहीं कह सकते हो। ठीक है, ये मान लीजिए लोड ए है, ये लोड बी है और ये लोड सी है। लोड ए के बारे में आपको जानकारी दे रखी है कि ये जो लोड है ये 200 वोल्ट एक्टिव ले रहा है और 400 VAR जो है वो लैगिंग रिएक्टिव ले रहा है। ठीक है, ये लोड ए के बारे में दिया हुआ है। लोड बी के बारे में दे रखा है कि 500 VA अपेरेंट पावर ले रहा है ये और 300 VAR लीडिंग रिएक्टिव पावर ये ले रहा है। ठीक है, लोड सी के बारे में दे रखा है कि इसका जो पावर फैक्टर है वो है 0.8 लैगिंग। ठीक है जी, और इसमें जो एक्टिव पावर है वो है 100 वोट, 100 वोट की एक्टिव पावर ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 लोड लगे हुए हैं और यहां पे हमारे पास सोर्स वोल्टेज VST। आपसे पूछा है बताओ इस सोर्स को क्या इनपुट पावर फैक्टर नजर आएगा, क्या पावर फैक्टर इस लोड का पूरे का नजर आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो अब टोटल इनपुट पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि सोर्स से टोटल एक्टिव कितनी जा रही है, टोटल अपेरेंट कितनी जा रही है। तो टोटल एक्टिव अपॉन टोटल अपेरेंट करके आप जो है इनपुट पावर फैक्टर निकाल सकते हो। अब टोटल एक्टिव देखते हैं सबसे पहले। तो लोड ए की एक्टिव तो पता है हमें, लोड बी की एक्टिव नहीं पता, लेकिन बी की अपेरेंट पता है और रिएक्टिव पता है। तो अगर मैं एक्टिव निकालूंगा तो एक्टिव क्या होगी, रूट ऑफ 500 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा 400। इसका मतलब 400 वोट जो है वो आपका यहां पे एक्टिव ले रहा है। अब आइए यहां पे इस लोड सी की भी एक्टिव अपने को पता है वो 100 है, तो इसका मतलब टोटल एक्टिव जो सोर्स से जाएगी वो कितनी जाएगी। तो उसके लिए इंडिविजुअल लोड्स की आप एक्टिव पावर को ऐड कर सकते हो। तो ये 200 है, ये 400 है, ये 100 है, तो एक तरह से 700 वोट जो है वो तो हमारी एक्टिव हो गई है भाई। ठीक है, अब आइए टोटल रिएक्टिव कितनी जा रही है उसको हम कैसे देखेंगे। सुनिए, इसकी रिएक्टिव है लैगिंग, इसकी रिएक्टिव है लीडिंग, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। अब क्योंकि लैगिंग बड़ी है इन दोनों में से तो रिजल्टेंट लैगिंग क्या आएगी बताओ जरा, 400 माइनस 300, 100 लैगिंग हो जाएगी। अब आइए यहां पे ये भी तो लैगिंग है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो 100 VAR लैगिंग हो चुका है। अब ये और देखे, यहां से और देखते हैं। तो यहां से पहले अपेरेंट निकाल लेते हैं। अपेरेंट आएगा 100 अपॉन 0.8, इतना VA जो है ये मेरी अपेरेंट पावर होगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, साइन फाई 0.6, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास रिएक्टिव पावर आ जाएगी। तो फिर ये VAR बन जाएगी और ये VAR लैगिंग होगी, ये मेरे पास लैगिंग VAR बनेगी। ठीक है,
तो क्या बनेगी जरा देखिए, ये बन जाएगी 60 डिवाइड बाई 0.8, सो इट कम्स आउट टू बी 600 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा 300/4, अगर मैं या 4 से ही काट देता हूँ, ठीक है, या 8 से ही काट देते ना, तो सीधा सीधा मैं डिवाइड ही ले लेता हूँ, 600/8। तो अगर आप इसको देखते हो तो 75 सीधा सीधा आ जाता है। तो 75 वी आर लैगिंग आ गया हमारे पास, वी आर लैगिंग, ठीक है। 75 वी आर लैगिंग जो है वो हमारे पास लोड सी की रिएक्टिव पावर आ गई है। अब टोटल रिएक्टिव जरा देखते हैं, टोटल रिएक्टिव क्या है, 400 वी आर लैगिंग ये, 300 वी आर लीडिंग ये, तो दोनों का मिला के 100 वी आर लैगिंग हो गया, और 75 वी आर लैगिंग ये हो गया। तो इसका मतलब 175 वी आर लैगिंग, ये हमारे पास रिएक्टिव पावर आ गई है सोर्स की। अब आइए यहां से अपेरेंट पावर निकाल लेता हूं सोर्स की, क्या आएगी, और वो आएगी रूट ऑफ 700 का स्क्वायर प्लस 175 का स्क्वायर, ठीक है। और इससे जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो क्या आएगी जरा देखिए, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 700 का स्क्वायर कर दिया एंड 175 का स्क्वायर कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 721.54, 721.54 VA। ये हमारे पास अपेरेंट पावर आ गई है। एक्टिव का स्क्वायर रिएक्टिव का स्क्वायर का रूट ले लिया। अब यहां से जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा एक्टिव डिवाइड बाय अपेरेंट, ठीक है। और ये जो पावर फैक्टर होगा ये लैगिंग होगा। अब सवाल यहां पे ये है कि लैगिंग क्यों हुआ है ये, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर है आपकी वो लैगिंग है, तो इसलिए एक्टिव डिवाइड बाय अपेरेंट करोगे तो उससे लैगिंग पावर फैक्टर आपको मिल जाएगा। और कितना मिलेगा जरा देखिए, 700 डिवाइड बाई जो 721 है, ये 0.97 लैगिंग बनेगा भाई, तो बनेगा 0.97 लैगिंग। ये हमारे पास जो है पावर फैक्टर आ गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से हम सोर्स से रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपेरेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी आपको अपेरेंट पावर निकालनी होती है तो एक्टिव रिएक्टिव कैलकुलेट कीजिए पहले, डायरेक्ट आप यहां से अपेरेंट मत ऐड कर दीजिएगा इंडिविजुअल की, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है भाई, ये कॉमन मिस्टेक पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की। अब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट को समझिए। पहली बात तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जरूरी क्यों है और क्यों हम करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट को, तो उसको भी जरा समझिएगा। सोचिए मेरे पास कोई लोड है, ठीक है, यहां पे कोई लोड है और उस लोड को मैं सोर्स के साथ ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पे मेरे पास सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, ये है मेरे पास सोर्स, वोल्टेज सोर्स VST, और ये है मेरे पास लोड, ठीक है जी। अब ये जो सोर्स है ये इस लोड को एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सोचिए एक्टिव पावर इतनी है और रिएक्टिव पावर इतनी है, ठीक है। दोनों को मिला के अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास अपेरेंट पावर आ जाएगी, और ये जो पावर है ये मेरे पास अपेरेंट पावर होगी, ठीक है। इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूं, तो फाई क्या हो जाएगा, मेरा पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं जो अपेरेंट पावर है ना, इससे मैं क्या कर सकता हूं, इससे मैं करंट में निकाल सकता हूं। जो अपेरेंट पावर है उसको सोर्स की RMS वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ये जो करंट है IS, इसकी RMS वैल्यू आ जाएगी। जो सोर्स करंट है IS उसकी RMS वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, अपेरेंट पावर डिवाइड बाई सोर्स वोल्टेज की RMS वैल्यू, ठीक है ना। अब सुनो, क्योंकि अपेरेंट पावर ज्यादा है यहां पे तो करंट भी ज्यादा होगा, और ये जो कनेक्टिंग वायर है अगर मैं इसको प्रैक्टिकल वायर ले लूं तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा भाई, रेजिस्टेंस होगा तो इसके अंदर लॉस भी देगा, एक्टिव पावर इस रेजिस्टेंस में भी लॉस होगी। देखा जाए तो इस रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट हमें होती नहीं है, हमें सिर्फ एक्टिव पावर चाहिए होती है लोड पे, रिएक्टिव पावर हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं। अब जरा सोचिए अगर हम यहीं पे लोड एंड पे ही रिएक्टिव पावर जनरेट कर लेते, पीछे से डिमांड कम होती, एक्टिव इतनी ले लो रिएक्टिव इतनी लो, फिर उससे क्या फायदा होगा अपने को, उससे फायदा ये होगा कि जो अपेरेंट पावर है वो कम हो जाएगी, हमें अपेरेंट पावर कम लेनी होगी, अपेरेंट पावर डिमांड जो है इसकी कम हो जाएगी, और अपेरेंट पावर कम होने से फायदा क्या होगा, जो आपका ये करंट जाएगा इसमें ये कम जाएगा, तो इससे वायर के अंदर जो लॉसेज हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जितना आप
रिएक्टिव पावर को कम करते चले जाओगे उतना आपका बेनिफिट है, उतना लॉसेस आप कम कर रहे हो वायर के अंदर। और जितना आप रिएक्टिव पावर को कम करते जा रहे हो उतना ये जो फाई है ना, इसको आप छोटा करते जा रहे हो। फाई की वैल्यू आप जो है छोटा करते जा रहे हो। जितना आपकी जो अपेरेंट पावर है ये कम होती जा रही है, उतना आपका जो फाई है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब जो कोस फाई है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। कोस फाई मतलब पावर फैक्टर जो है आपका इंप्रूव हो रहा है। तो इसलिए हमें पावर फैक्टर को इंप्रूव करना चाहिए, सो दैट हम सोर्स से जो हमारा सप्लाई सिस्टम है उससे हम रिएक्टिव पावर कम डिमांड करें। एक्टिव की जितनी जरूरत है वो आप ले लें, क्योंकि एक्टिव पावर आप जनरेट नहीं कर पाओगे। एक्टिव पावर जनरेट करने के लिए आपको जनरेटर लगाना पड़ेगा, एक्टिव सोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन रिएक्टिव पावर जो है वो आप अपने घर पे ही जनरेट कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि पीछे से आपकी करंट डिमांड कम होगी, उससे लाइन के अंदर लॉसेस आपके कम हो जाएंगे, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उससे आपका खर्चा भी कम होगा इवन, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके मीटर वगैरह होते हैं वो भी अपेरेंट पावर को रीड करते हैं और उससे आपका बिल देते हैं आजकल। ठीक है, तो वो भी आपका खर्चा कम होगा। तो कुल मिला के पावर फैक्टर को इंप्रूव करना हमारी एक रिक्वायरमेंट है, इवन हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको इंप्रूव करें, तो उसके लिए हमें रिएक्टिव पावर को जनरेट करना होगा। सोचिए ये मेरे पास कोई लोड है और ये लोड एक्टिव पावर भी ले रहा है और रिएक्टिव पावर भी ले रहा है। ठीक है, दोनों पावर आ रही है पीछे से, और उससे क्या बन रहा है, इसके पास इसका अपना एक पावर फैक्टर है। अब सुनो, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसके पावर फैक्टर को यूनिटी बनाना। मैं चाह रहा हूं कि इसके लोड का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाए। यूनिटी होने का क्या मतलब है, पावर फैक्टर यूनिटी होने का मतलब है क्यूएल की वैल्यू को जीरो होना, रिएक्टिव पावर की वैल्यू को जीरो करना। यूनिटी पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है, मतलब जो भी अपेरेंट पावर आ रही है वो सारी सारी एक्टिव आ रही है। ठीक है, पावर फैक्टर की डेफिनेशन देखो क्या होती थी, पावर फैक्टर की डेफिनेशन होती थी एक्टिव डिवाइड बाय अपेरेंट। ठीक है, तो अगर मेरा पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, इसका मतलब एक्टिव और अपेरेंट बराबर है। इसका मतलब जो लोड अपेरेंट पावर ले रहा है वो सारी सारी एक्टिव की फॉर्म में ले रहा है, रिएक्टिव आ ही नहीं रही। ठीक है, पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होता है रिएक्टिव पावर जीरो होना। तो अगर मैं इस लोड के पावर फैक्टर को इंप्रूव करना चाहता हूं और उसको यूनिटी बनाना चाहता हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं रिएक्टिव नहीं लेना चाहता। तो रिएक्टिव अगर आप सिस्टम से नहीं लेना चाहते हो, लेकिन लोड तो रिएक्टिव लेगा भाई। लोड सोचिए कोई मोटर है, अब उस मोटर में रिएक्टिव कैसे रोक सकते हो आप। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, यहां पे आप एक रिएक्टिव पावर जनरेटर लगा दीजिए। ठीक है, यहां पे एक रिएक्टिव पावर जनरेटर लगा दीजिए। अब ये रिएक्टिव पावर जनरेटर कैसे लगाएं, और ये क्या कैसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं, जरा देखो। हमें चाहिए लैगिंग रिएक्टिव पावर। अगर ये जनरेटर लैगिंग रिएक्टिव पावर यहीं से दे देगा तो पीछे से डिमांड करने की जरूरत ही नहीं है। पीछे वाला जो सोर्स है उसको लगेगा कि मुझसे तो सारी की सारी एक्टिव ली जा रही है, और सारी सारी अगर एक्टिव ली जा रही है तो उसको लगेगा कि पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है। अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर बनाना चाहते हो तो उसको लगेगा कि यूनिटी पावर फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एक जनरेटर लगाना पड़ेगा जो रिएक्टिव पावर को जनरेट कर सके। और कौन सी रिएक्टिव पावर को जनरेट कर सके, जो लोड की डिमांड है। लोड की डिमांड लैगिंग रिएक्टिव पावर है, प्लस जी है ना, प्लस जी का मतलब लैगिंग रिएक्टिव पावर है। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर इसको जनरेट करनी होगी। अब ऐसा कौन सा जनरेटर होता है जो लैगिंग रिएक्टिव पावर जनरेट करता है, जरा देखिए। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है बताओ। कैपेसिटर जो है वो लीडिंग रिएक्टिव पावर लेता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर जो है वो लेता है। ठीक है, लीडिंग रिएक्टिव पावर लेने का मतलब है माइनस क्यू लीडिंग देना। क्यू लीडिंग लेना को मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू लीडिंग देना, मतलब बाहर की तरफ ये दे रहा है माइनस क्यू लीडिंग। एक ही बात है भाई, क्यू लीडिंग ले रहा है उसी को मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू लीडिंग दे रहा है। बात सही है। अच्छा, माइनस और लीडिंग इन दोनों को अगर मैं एक साथ कर दूं तो मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ लीडिंग क्या होता है, लैगिंग। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर को देता है। तो एक ही बात का दूसरा मतलब है ये, कैपेसिटर लीडिंग रिएक्टिव पावर को लेता है, उसी बात को आप ये कह सकते हो कि वो लैगिंग रिएक्टिव पावर को देता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दो काम एक साथ कर रहा है, काम वो एक ही कर रहा है, बट उसी को आप दूसरे सेंस में ये भी बोल सकते हो। जैसे आप बोलते हो मैंने आपको 10 रुपए दिए, उसी चीज को आप ये भी कह सकते हो कि आपने मुझसे 10 रुपए लिए। टेक्निकली तो देखा जाए तो अल्टीमेटली पैसे का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इस तरह से कह सकते हो, कैपेसिटर लीडिंग रिएक्टिव पावर लेता है, इसी बात को दूसरे सेंस में कह सकते हो कि लैगिंग रिएक्टिव पावर देता है। इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर जनरेटर होता है। ऐसे ही इंडक्टर क्या होता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर जनरेटर होता है। अगर लीडिंग रिएक्टिव पावर जनरेट करानी हो तो इंडक्टर का सहारा लेंगे, और अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर जनरेट करानी है तो कैपेसिटर का सहारा लेंगे। इसका मतलब ये जो जनरेटर हमने यहां पे लगाया है,
अगर आपको लैगिंग रिएक्टिव पावर इसको देनी है तो यहां पे आप कैपेसिटर को लगाइए, कैपेसिटर बैंक को लगाइए। कैपेसिटर बैंक क्या करेगा बताओ जरा, आपको लैगिंग रिएक्टिव पावर जो है वो जनरेट करके दे देगा। ठीक है, कैपेसिटर बैंक लैगिंग रिएक्टिव पावर जनरेट करके देगा, क्यूएल को जनरेट करके दे देगा। सही बात है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि कितना कैपेसिटर हम लगाएं, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे लगाएं। ठीक है, सो दैट हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सके। अब यहां पे कैलकुलेशन वाला पार्ट अब आपको और सोचना होगा कि कैसे हम यहां पे कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो उसके लिए जरा देखिए कैसे आप निकालोगे। सोचिए मेरे पास एक लोड है जो एक्टिव ले रहा है, ये Vs की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लीजिए 200 वोल्ट RMS वैल्यू दे रखी है भाई Vs की, और यहां पे लोड के अक्रॉस कनेक्ट है और लोड ले रहा है 200 वोल्ट, तो एक्टिव ले रहा है और रिएक्टिव ले रहा है 300 VAR, लैगिंग रिएक्टिव, प्लस जे में लिखा है तो लैगिंग रिएक्टिव। और हम चाहते हैं कि इसका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाए, हम इसको इंप्रूव करना चाहते हैं पावर फैक्टर यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि यहां से केवल 200 वोल्ट एक्टिव ही जाए, रिएक्टिव जाए ही नहीं। लेकिन लोड को तो रिएक्टिव चाहिए भाई, अगर लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेंटेन है 200 ही वोल्ट है तो लोड तो इतनी पावर लेगा भाई। लोड बोलेगा मुझे क्या लेना देना भाई, मेरे को तो इतनी चाहिए पावर। तो जो रिएक्टिव पावर है ये फिर कैपेसिटर जनरेट करेगा। इसका मतलब कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर हमें पता चल गई कि कितना लैगिंग रिएक्टिव पावर कैपेसिटर दे रहा है, या इसी को आप ये बोल सकते हो कि कैपेसिटर इतना लीडिंग रिएक्टिव पावर लेगा, एक ही बात है। तो कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर हमें पता चल गई है। अब कैपेसिटर की अगर रिएक्टिव पावर पता चल गई है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज तो पता ही है, वोल्टेज कितनी है 200, यही तो वोल्टेज आएगी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय XC कर दो, यही तो रिएक्टिव पावर होती है भाई कैपेसिटर की, और वो होनी चाहिए 300। यहां से XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 300, ये XC आ जाएगा, और XC होता है 1/ω/c। ओमेगा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, ओमेगा आपको गिवन होना चाहिए। सोचिए ओमेगा 100 पाई गिवन है, तो आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 100 पाई गिवन यहाँ पे पुट करके और C की वैल्यू निकाल सकते हो। तो C विल बी इक्वल टू 1/ω विच इज 100 पाई, और नीचे क्या आ जाएगा 200 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 300। सही है जी, इस तरह से आप C की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो पॉइंट को समझिए कि कैसे हम C को कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी में जरूरी तो नहीं है कि यूनिटी पावर फैक्टर बनाना हो, आपको पावर फैक्टर 0.8 करना हो, 0.9 करना हो, तो कैसे करेंगे वो भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। तो ये जस्ट मैं रिवीजन करा रहा हूं भाई, थ्योरी के लेक्चर आप देखिए, उनसे आपको प्रॉपर समझ आएगा। अगर आपको यहां से क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो यहां से बस मैं प्रॉब्लम टेक्निक आपको बता रहा हूं। जरा देखिए भाई, ये लोड दे रखा आपको, पावर फैक्टर है इसका 0.6 लैगिंग, ठीक है, और इसमें जो एक्टिव पावर दे रखी है वो दे रखी है 300 वोल्ट, और यहां पे सोर्स लगा रखा है, और सोर्स जो है वो है 200 वोल्ट का, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, या ओमेगा दे रखा है आपको 100 रेडियन पर सेकेंड, ये दे रखा है। आपको पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है 2.8 लैगिंग, पावर फैक्टर को 0.8 लैगिंग बनाना है। तो आपको बताना होगा कि यहां पे जो कैपेसिटर बैंक लगेगा उसकी क्या वैल्यू होगी। यहां पे जो हम C लगाएंगे वो किस वैल्यू का लगाएंगे, आपसे ये पूछा है। जो यहां पे कैपेसिटर बैंक लगेगा इन दोनों पॉइंट के बीच, वो कैपेसिटर बैंक की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है, सो दैट पावर फैक्टर को 0.6 से 0.8 पे इंप्रूव कर सके हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको एक्टिव पावर दे रखी है और पावर फैक्टर दे रखा है, तो यहां पे हम अपेरेंट पावर निकाल लें। 300 डिवाइड बाई 0.6, तो ये बन जाएगा 3000 डिवाइड बाई 6, ये बन जाएगा 500 VA। ये हमारे पास अपेरेंट पावर आ गई है। एक्टिव पावर हमें पता है, अपेरेंट पावर हमें पता है, तो यहां से हम रिएक्टिव पावर निकाल लेंगे, वो आएगी 400 VAR लैगिंग। ये हमारे पास रिएक्टिव पावर आ गई दोस्तों। ठीक है, 400 VAR लैगिंग। इसका मतलब ये लोड जो है, ये कैपेसिटर जब नहीं लगा रखा था तब इतना एक्टिव ले रहा था और इतना रिएक्टिव ले रहा था। ठीक है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट थी। अब सुनो, जब हम चाहते हैं कि इसका पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर 0.8 हो जाए। चलो अब इस पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर मान लीजिए हमने कैपेसिटर बैंक लगा दिया, अब इस पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर हो गया 0.8, और जो एक्टिव पावर ये पीछे से लेगा वो तो सेम ही रहेगी भाई, रिएक्टिव बदल जाएगी पीछे से जो लेने वाली है, क्योंकि पहले जो सिस्टम का पावर फैक्टर 0.6 था, अब 0.8 हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? उससे एक्टिव पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर लगाने से रिएक्टिव पे फर्क पड़ेगा, एक्टिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोड के अक्रॉस
आपकी वोल्टेज वही की वही है, पुरानी वाली वोल्टेज है, तो लोड तो अभी भी उतना ही एक्टिव रिएक्टिव लेगा, ठीक है। पीछे से रिएक्टिव चेंज हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटर रिएक्टिव में छेड़छाड़ करेगा, एक्टिव तो स्टिल उतनी आएगी। इसका मतलब पीछे से जो एक्टिव आएगी वो कितनी आएगी, 300 वोल्ट ही आएगी, और पावर फैक्टर 0.8 हो जाएगा, पीछे से रिएक्टिव बदल जाएगी। और रिएक्टिव कैसे निकालोगे, पहले अपेरेंट निकालो, अपेरेंट आएगी 300 डिवाइड बाई 0.8 और ये बन जाएगा 3000/8, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 8 × 24, ठीक है, 8 × 24 ये हो गया, यहाँ पे 6 बचा, तो 8 7 और ये आई थिंक ये बनेगा 375, एक बार चेक कर लो भाई, ठीक है, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। तो 375 ये जो है ये हमारे पास अपेरेंट आ गई। रिएक्टिव क्या आएगी बताओ पीछे से, अगर पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर 0.8 नजर आ रहा है और एक्टिव पीछे सोर्स से ये इतना ले रहा है, एक्टिव तो उतनी ही रहेगी ना भाई, ठीक है। तो अपेरेंट जो है वो ये बनेगी, तो रिएक्टिव क्या बनेगी, रिएक्टिव बनेगी रूट ऑफ अपेरेंट का स्क्वायर 375 का स्क्वायर माइनस एक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास रिएक्टिव आ जाएगी, और रिएक्टिव की वैल्यू क्या बनेगी जरा देखिए, 375 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो रिएक्टिव आ रही है वो 225 VAR आ रही है, 225 VAR जो है। अब ये लैगिंग रिएक्टिव पावर जो है वो पीछे से लेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 375 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर और उसका रूट लिया है, मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, इतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब है 225 VAR लैगिंग जो है वो अब ये पीछे से लेगा। पहले कितना ले रहा था 400, अब कितना ले रहा है 225। पीछे से जो रिएक्टिव पावर आएगी वो आएगी 225 VAR लैगिंग। अब पॉइंट को समझिए भाई, पॉइंट ये है कि जो लोड है वो तो उतनी ही पावर डिमांड करेगा ना, एक्टिव और रिएक्टिव, क्योंकि उसके क्रॉस तो वोल्टेज सेम है भाई, उसको तो पता भी नहीं चलेगा, वो बोलेगा जो मैं पहले ले रहा था वो मैं वही लूंगा। इसका मतलब लोड जो रिएक्टिव ले रहा है वो तो 400 VAR ही ले रहा है, लेकिन पीछे से जो रिएक्टिव आ रही है वो आ रही है 225। तो इसका मतलब 400 को फुलफिल कौन कर रहा है, फिर कैपेसिटर कर रहा होगा। तो कैपेसिटर कितनी रिएक्टिव दे रहा है, फिर कैपेसिटर रिएक्टिव दे रहा है 400 माइनस 225। तो 400 में से अगर मैं 225 माइनस कर दूं तो इससे 175 VAR जो है वो कैपेसिटर दे रहा है, 175 VAR जो है वो कैपेसिटर दे रहा होगा, और 225 ये दे रहा है, दोनों मिला के फिर आपका कितना हो जाएगा बताओ, 400 VAR लैगिंग जो है वो लोड के पास गई है, ठीक बात है। अब आप सोचिए 175 VAR कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर आ गई है, और हम जानते हैं कि कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे, 175 विल बी इक्वल टू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर कर दो एंड डिवाइड बाय XC कर दो। तो यहां से आप बताओ XC की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 175, और XC क्या होता है 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू 100 है, इंटू C कर दो, ठीक है। तो यहां से जो C की वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 1/100 इंटू 200 का स्क्वायर यहां पे हो गया, और ऊपर आ जाएगा 175, ठीक है भाई। तो अगर आप यहां से C की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो C की वैल्यू क्या आएगी, 175 न्यूमरेटर में आ गया, नीचे 100 है, इंटू 200 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी है 43.75 माइक्रोफैरेड, 43.75 माइक्रोफैरेड, ये हमारे पास जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है, ठीक है। तो आप समझिए कि कैपेसिटेंस जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास क्या वैल्यू का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं आपको यूनिटी ही बनाना हो, आप 0.8 भी बना सकते हो, 0.9 भी बना सकते हो, आप यूनिटी भी बना सकते हो। यूनिटी अगर बनाना होता तो सारी की सारी रिएक्टिव फिर एक कैपेसिटर बैंक देता, फिर पीछे से रिएक्टिव 0 आती, लेकिन जो इसकी डिमांड है 400 VAR वो फिर सारी कैपेसिटर बैंक फुलफिल कर रहा होता। तो इस तरह से भी आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो और कैपेसिटर बैंक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का जो एपिसोड है ये आपको समझ आया कि कैसे हम कैपेसिटर बैंक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब गेट में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से लेके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट की एंड रेजोनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स की। तो धीरे धीरे जो है वो आगे के टॉपिक्स को भी हम कवर करते जाएंगे, लेकिन ये जो लेक्चर है ये आपका लास्ट लेक्चर है जो पब्लिक डोमेन में है। इससे आगे जो लेक्चर आएंगे वो हमारे प्राइवेट डोमेन में रहेंगे। तो अगर आपने गेट ट्रिकोपीडिया सेशन में एनरोल कर रखा है तो आप उन लेक्चर्स को देख पाओगे, क्योंकि वो सारे लेक्चर हमारे ऐप पे या ड्राइव में अपलोड होंगे। तो आप जो है अगर गेट ट्रिकोपीडिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप मोबाइल ऐप से कोर्स को परचेज कर सकते हो।
या फिर आप गूगल ड्राइव के लिए भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।